मंचावर विराजमान डॉक्टर डी.के. कुलकर्णी सर, डॉक्टर मोहोळकर, श्री केंकरे, आजच्या कीनोट आपण ज्याला म्हणतो तो ॲड्रेस देणारे आदरणीय गायत्री देवी वासुदेव, खूप दूर झालं, गायत्री वासुदेव, इंजिनियर कुरेकर सर, उपस्थित श्री वजलवार आणि ज्यांनी अतिशय सुंदर असं सुरुवातीला आपलं वक्तव्य मांडलं त्या डॉक्टर कीर्ती पाटील, विद्याताई राजेंदेकर, उपस्थित सर्व मान्यवर हो. सर्वप्रथम आज या सगळ्या सभागृहात उपस्थित सगळे जे काही ज्योतिषचे जाणकार आहेत, विद्वान आहेत, अभ्यासू आहेत, त्यांना मी प्रणाम करतो. पण एक गोष्ट मी अति आवर्जून सांगू इच्छितो की हे सगळं या नागपूर शहरामध्ये सुरू करत असताना, म्हणजेच तुमच्या ज्योतिषशास्त्राचा अध्ययन सुरू करत असताना ज्यांचा मूळ हात आम्हाला लागला, मूळ मदत झाली, ते आदरणीय कैलासवासी प्रसन्न मुजुमदार इथे नाही आहेत. याचं मला अतीव दुःख आहे. प्रामाणिकपणे मला त्यांची आठवण येते आहे की अशी जी व्यक्ती होती, एकदम हसतमुख चेहरा होता त्यांचा आणि नेहमी मदतीचा हात होता. कधीही नाही ज्या माणसाने म्हटलेलं नाही आहे, प्रत्येक वेळी ते समोर आलेले आहेत. त्या माणसाला मी माझी श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पण करतो. आज मेरा बहुत खुशी का दिन है. खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि जब कालिदास विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मैंने जब ये बागडोर संभाली थी, उस वक्त मैंने सोचा था कि जो जो प्राचीन विद्याएं हैं हमारे संस्कृत में हैं और पूरे व्यवहार में हैं, उस विद्याओं को वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पे रचा जाए. क्योंकि हर व्यवहार तो बहुत होता था. हमने देखा कि हर घर में जब मेडिकल डॉक्टर यानी एलोपैथी नहीं आई थी, जब होम्योपैथी नहीं थी, तब आयुर्वेद का ही बोला वाला था. मगर आयुर्वेद के डॉक्टर्स जो थे वो घर घर में बैठे रहे थे. वो उनको कुछ मान्यताएं उस तरह से मिली नहीं थी, शैक्षिक मान्यता नहीं थी. फिर भी वो अच्छे डॉक्टर थे, उनकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं था, कि मगर उनको एक प्रकार की डिग्रियां आवश्यक थी. और वो डिग्रियां अब मिलना शुरू हो गए. BA, MS, MD वगैरह जो डिग्रियां मिल रही है. अब क्या हो गया कि ऐसा होने के कारण आपके व्यवहार की जितने भी नॉन डिग्री होल्डर्स है, हालांकि जानकार भले ही हो, मगर वो बाजू हो गए, उनको बाजू हो गया. आज एक स्ट्रीम लाइनिंग हो गया. जैसे डॉक्टर्स हो गए एलोपैथ डॉक्टर, उसी तरह से इसका भी स्ट्रीम लाइनिंग हुआ. मेरी इच्छा थी कि ज्योतिष के बारे में भी ये हो, क्योंकि ज्योतिष तो सभी जानते थे. घर का हर जो ज्येष्ठ पुरुष था वो कुछ ना कुछ बेसिक्स ज्योतिष जानता था. और ये ज्योतिष का ज़्यादा संदर्भ था, शादियों से रिलेटेड था कि शादियों में फलाना जोड़ नहीं होना चाहिए, इतने गुण होना चाहिए वगैरह वगैरह. तो इस तरह की एक अवस्था थी. उस अवस्था के दृष्टि से ये ज्योतिष हमारे यहाँ था. मगर ज्योतिष को एक तरह से मान्यता जो मिलनी थी, उस तरह की मान्यता ऊपर के समाज में नहीं थी. इसलिए हमेशा देखिए कि जब जब ज्योतिष का विषय आता था, तब जो ऊपरी यानी मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स थे, उसके बाद में जो साइंस सब्जेक्ट्स के डॉक्टर्स थे या साइंस सब्जेक्ट के जो लोग थे, उनकी तरफ से बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म आती थी कि ज्योतिष क्या है, ये एक कला है या कुछ साइंस तो है ही नहीं है, अपना आप बताते ये एक मानसिक तरह की एक विद्या है वगैरह वगैरह. उसकी क्रिटिसिज्म आती थी. ये मुझे बहुत चुभता था. हालांकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ, मगर प्यार बहुत ज़बरदस्त था मेरा. इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम कहीं तो भी स्ट्रीम लाइन करेंगे. और इसलिए मैंने जयंत साळगावकर जी की मीटिंग बुलाई थी. जयंत साळगावकर महाराष्ट्र के बहुत बड़े एक विद्वान है. उनके साथ में पूरे भारत भर के जो बड़े विद्वान थे उनको भी बुलाया था. मुझे याद है कि कम से कम एक 40-50 लोग थे ज्योतिष माने हुए. वो सब वहाँ बैठे थे मैं हमारे विश्वविद्यालय में. और उन्होंने जो कोर्स फ्रेम किया, उसके बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया BA इन वेदांग ज्योतिष और MA इन वेदांग ज्योतिष. बहुत सारे लोगों ने, छात्रों ने उसका लाभ ले दिया, आगे लाभ लिया. बहुत सारे उसमें से
डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले भी छात्र हो चुके हैं। तो ऐसा एक वातावरण यहाँ पे निर्माण हुआ, और उस दृष्टि से आज ये जो लोग देख रहा हूँ मैं, और जब परिचय मुझे कुलकर्णी साहब ने कराया कि फलाने फलाने अमुक है, तो यहाँ पे अब सभी पेशे के लोग आ गए हैं। जो पेशा पहले ज्योतिष को क्रिटिसाइज़ किया करता था, वो पेशा अब आज हंसी खुशी से यहाँ पे आ रहा। खुशी की दूसरी बात यह है कि जब मैंने शुरू किया तब महाराष्ट्र में ज़बरदस्त विरोध था ज्योतिष शास्त्र का। केवल लोगों में नहीं था, ये जानकार लोगों में नहीं था, मिनिस्ट्री से विरोध हुआ करता था। चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने विरोध किया था कि यदि ये ज्योतिष इंट्रोड्यूस किया जाए इस विश्वविद्यालय में तो हम परमिशन नहीं देंगे, आपकी परमिशन। यहाँ तक कि मेरा कुलपति पद भी धोखे में आ सकता था। फिर भी मैंने हिम्मत करके इधर उधर की बातें करके इस विषय को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। आज बड़े पैमाने पे इसका अध्ययन हो रहा, और अध्ययन इस वक्त हो रहा है कि आज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अनुकूल है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लिए अनुकूल है। यह एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए ये जब अब शुरू हुआ है तो ये निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। दूसरी बात मुझे जो कहना है मोहोलकर साहब के बारे में, कि मोहोलकर साहब ने अभी बताया गया, मुझे तो मालूम नहीं था, अभी इंट्रोडक्शन में बताया गया कि इन्होंने एलुमनी एसोसिएशन फॉर्म किया। मेरी बहुत इच्छा थी कि ये कोई भी एक विषय के जब लोग आते हैं उनका यूनियन होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल संघे शक्ति कलौ युगे, आपकी ताकत तब दिखेगी जब आपकी यूनिटी होगी, और इसलिए इस प्रकार का कुछ ना कुछ यूनियन होना चाहिए। क्योंकि आने वाले लोग जो आज के हैं उसमें से 75% लोग हैं जिनका पेट का व्यवसाय कुछ अलग है, और ज्योतिष शास्त्र उनकी चाहत है, उनका स्टडी विषय है। इसलिए क्या है कि अलग अलग क्षेत्र के लोग होने के कारण इकट्ठा आना उनका ज़रूरी था, और इकट्ठा आना जो जरूरी था इसलिए कुछ यूनियन टाइप का होना था। और यूनियन इसलिए है कि अध्ययन के लिए जब हम इकट्ठा आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे साथ में, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 100 लोग हैं, एक बड़ा हिम्मत हम में आती है, चर्चा होती है, आदान प्रदान होता है, और बहुत सारे जो विषय है उसके बारे में चिंता होती है। आज उन्होंने जो विषय रखा है जैसा कि मानवता के लिए ज्योतिष शास्त्र का उपयोग, तो ये उपयोगिता जो है उसका चिंतन बहुत ज़रूरी होना है। आजकल हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम कैंसर की तो बात करते हैं, हम और हार्ट की बात करते हैं, मगर सबसे बड़ी बीमारी आजकल फैलने वाली है मानसोपचार की आवश्यकता है, मनोविज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मनोविज्ञान देने वाला एक ही शास्त्र है। हालांकि हमारे एमडी डॉक्टर्स वगैरह होंगे, साइकियाट्रिस्ट, मगर आज ज्योतिष शास्त्र से जो आज दिलासा मिलता है, जो आनंद है, जो खुशी है, वो खुशी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र की महती आज क्षेत्र में है। क्योंकि मेरा हमेशा ये सोच रही है कि आप कब जन्मे, कब मरने वाले हो, आपको पैसा मिलने वाला है, लोग इसी बारे में सवाल पूछते हैं, मगर सबसे बड़ी बात है मानसिक शांति होना। जब तक मन स्वस्थ रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा, यदि मन बिगड़ा रहा तो आपका शरीर भी बिगड़ा रहेगा, और जब बिगड़े लोग हैं तब तक समाज बिगड़ेगा। यदि आप व्यक्ति रूप से स्वस्थ है तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। ये केवल देन दे सकता है ज्योतिष शास्त्र, मगर ज्योतिष शास्त्र में भी ये आवश्यक है कि केवल एक ही रास्ते से जाना उचित नहीं होगा। आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में देखिए, यहाँ रत्न शास्त्र है, ताजिक चिंतामणि है, यहाँ हस्त सामुद्रिक है, टैरोट कार्ड्स है, रमल विद्या है, कृष्णमूर्ति सिस्टम, यानी सिस्टम इनटू सिस्टम में कृष्णमूर्ति मॉडर्न सिस्टम जो भी एक प्रभावी सिस्टम है। तो इन सब को आप कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इसमें समन्वय होना चाहिए। और समन्वय कैसा आएगा? जब परस्पर आप इससे एमओयू करेंगे। अब आयुर्वेद है, आयुर्वेद का एक आर्टिकल मैंने 22 के इसमें देखा, मुझे बड़ी खुशी है। इसमें जो विषय अभी आया है ना, बहुत आधुनिक और अच्छे विषय है। वो पारंपरिक जो विषय छोड़ दिए, छोड़ना चाहिए हमेशा, और वो एक बहुत अच्छी बात है। हम जब ज्योतिष के बारे में आगे में बताते हैं, एक सादा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण का यानी एक अनुभव बताता हूँ। अनुभव ऐसा है कि हम ज्योतिष के बारे में, हमारे पास जो आता है उसको उसकी पत्रिका देख के बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हमने बता तो दिया, वो आदमी चला गया, मगर हम फिर से जाके मुड़ के नहीं देखते कभी। फीडबैक जिसको बोलते, फीडबैक नहीं लेते कि भाई हमने जिसको बताया था उसका हमने बताया वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो भी आदमी आता नहीं, क्योंकि हमको आदत है, डॉक्टर से दवाई ले ली कि हम घर जाते हैं, अच्छे हुए तो वापस बताने के लिए नहीं जाते कि हम अच्छे हुए करके। वही आदत ज्योतिष के बारे में। तो ये ज्योतिषी का कर्तव्य बनता है कि फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है।
जब आप फीडबैक लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने जो कहा था वो सही था, उसमें कुछ गलतियां हुई थी, गलतियां क्यों हुई थी। ये एनालिटिकल थिंकिंग तब आएगा जब आप फीडबैक लोगे। यदि फीडबैक नहीं लिया तो आप अपने जगह पे, वो अपने जगह पे है, और आपका जो परंपरा है वो चलता रहेगा। वो चलना ठीक नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो ज्योतिषी है उसके बारे में दूसरा और एक बात कहना चाहता हूं मैं कि ये जो बात आप ये जो भविष्य है ना भाकित करते हैं, भविष्य बताते हैं, जो उनके बारे में क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने यूनियन फॉर्म कर लिया है, खुशी की बात है। अब एक काम करिए कि इसमें कंडीशन डाल दीजिए कि इसमें वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो इसमें आपका क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं। यदि क्वालिफिकेशन फुलफिल न करने वाले लोग हैं तो क्या होता है फिर वो हमारे मराठी में बोलते हैं हौशी गौशी नव और नवसे, उस तरह का हो जाएगा कि आप बताते हैं किसी को 4 नवग्रह के ज्ञान ले लिया, थोड़ा बार फलाने की दृष्टि कहाँ रहती वगैरह वगैरह, ये टर्मिनोलॉजी आपने सीख ली, थोड़ा सा ज्योतिष का आ गया तो धड़ाधड़ बताना शुरू कर देते हैं। हमारा एक दोस्त था, वो उसने ऐसा ही थोड़ा सा बेसिक ज्योतिष सीख लिया था और सीखते सीखते वो हस्त सामुद्रिक भी सीख गया, और वो रोज़ वर्धा में ड्यूटी करता था। तो वर्धा जाने के लिए उसको ट्रेन से जाना पड़ता था, कभी कभी बैठने का वक्त नहीं मिलता था। तो ऐसे ही देखता था कहीं थोड़ी जगह है क्या, और फिर आदमी को बोलता रहा आपका हाथ बहुत अच्छा दिख रहा है, हाथ दिख रहा बोलते बराबर वो आदमी बोलता था कि आपको समझता है क्या, हाँ जरा देखिए मेरा हाथ, बेचारा वही जगह देता था, और जगह मिलने के बाद में वो आदमी बड़ा सुख से जाता था। ये कहने का मतलब ये है कि शास्त्र की महत्व बहुत है। इतना ही है कि उसमें जानकार लोगों ने अपना कदम रखना चाहिए, यानी जानकार जो है उन्होंने भविष्यवर्तन करना चाहिए, ऐसा मेरा स्वयं मानना है। और दूसरी एक बात है कि जो शास्त्रीय ग्रंथ है वो शास्त्रीय ग्रंथ का भी वाचन, आपको ज्योतिष का करियर यदि करना है तो शास्त्रीय ग्रंथों का वाचन मूल रूप से करिए। हालांकि आपको संस्कृत भले ना समझे मगर समझने की कोशिश तो करिए। अब मेडिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट है, लोग चाइना में जाके करते हैं, रशिया में जाके मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, तो उनको तो पहले लोकल लैंग्वेज पढ़ानी पड़ती है ना। लोकल लैंग्वेज सीखते हैं 6 महीने में। यदि किसी को जर्मनी की स्कॉलरशिप मिली तो वो ये थोड़ी बोलता कि मुझे जर्मन आती नहीं है, वो 6 महीने में जर्मन पढ़ता मगर जर्मनी जाना नहीं चूकता। उसी तरह से ये मूल रूप से पढ़िए, क्योंकि ट्रांसलेशन से पढ़ने में बहुत बार ट्रांसलेटर ने जो गलतियां की है वो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। कृपया ये मत करिए, ऐसा मुझे कहना है। तो इसलिए ये एक वातावरण है, कुछ थोड़ी सी हिदायतें देके, क्योंकि मेरी बुद्धि तो नहीं है ज्योतिषों के बारे में, मगर उम्र का तकाजा तो निश्चित रूप से है। क्योंकि ये शुरू किया तो मेरा एक अपने बेटे समान मैंने ये विश्वविद्यालय में इस विषय को पाला। बहुत सारे लोग आए, सबने मुझे प्रेम दिया, सबने अध्ययन उसका किया, इसलिए मेरा संबंध लोगों से बढ़ता गया। मुझे कहना है कभी कभी, क्योंकि शुरू में कीर्ति जी ने अभी कहा कि हम इसका निःशुल्क प्रदान करते हैं, मैं इसके थोड़ा खिलाफ हूँ। खिलाफ इसलिए हूँ कि मैं संस्कृत का आदमी हूँ, और संस्कृत में हमने भी ये किया था कि कोई भी आया बेचारा सीखता, संस्कृत में सीखता, या आ जा उसको बैठाते थे, उसको संस्कृत पढ़ाते थे और निःशुल्क पढ़ाते थे। मगर बाद में ये अनुभव आया कि भाई ये निःशुल्क पढ़ाने में जो बात होती है उसकी कीमत नहीं रहती। जो फुकट में मिलता है उसकी कीमत नहीं रहती। लोग ले तो लेते हैं मगर उसकी कीमत बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए आप फुकट में मत किसी को पढ़ाइए, ना निःशुल्क ज्ञान दीजिए। एक काम करिए, नॉमिनल उसकी हैसियत देख के, आपको फिक्स फीस मत रखिए, उसकी हैसियत देख के कुछ पैसा लीजिए और ये कहिए उसको कि ये पैसा फलाने देवस्थान को जाने वाला है, फलाने स्कूल को जाने वाला है, फलाने वृद्धाश्रम को जाने वाला है। तो आप पैसा अपने पास मत रखिए, मगर यदि आप निःशुल्क काम करते हो तो उसकी कीमत नहीं रहेगी। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। आपको जो उचित लगे वो आप करने ही वाले हो, मैं उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ, मगर मेरा अनुभव है कि यदि विद्यार्थी को आप देखिए ना, आप एक चीज़ 5 रुपये में खरीदी है और वही चीज़ आपको 5,000 में मिली, तो आप 5,000 वाले जो चीज़ ली है उसको ज़्यादा पालते हो। हालांकि चीज़ वही है मगर 5,000 के लिए इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई है, 5 रुपये वाली की कीमत नहीं है, चीज़ वही है। इसी तरह से इसको ज्योतिष को अभी थोड़ा सा निःशुल्क बाजू करिए, पैसा भले ही आप में मत रखिए तत्व रूप से, और उसको भी बता दीजिए कि हम सामाजिक कार्य के लिए पैसा दे रहे हैं। दूसरी बात तो ये कहना है कि रिसर्च का जो भाग है उसको थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल की तरह से रिसर्च करिए। केवल एक कोई मुद्दा छपड़ा तो उस तरह से उसका रिसर्च न मानिए, क्योंकि इसको हमारे इसमें कहा जाता है कि कोई भी बात है
तो वो आपको पहले उसको समझना चाहिए, समझने के बाद में उसके आजू बाजू की भी जो बातें हैं वो समझनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस विषय का जो जानकार है, जैसे हमारे कुलकर्णी साहब है, तो आपने कुछ रिसर्च किया तो उसको छपवाने के पहले कुलकर्णी साहब जैसे जो भी आपके आसपास होंगे उनको दिखाइए कि इसकी योग्यता है या नहीं, और योग्यता है तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाइए। और एक मेरा कहना है कि जैसा कृष्णमूर्ति साहब, उन्होंने नया सिद्धांत निकाला था, आज उन्होंने अपना नक्षत्र बेस्ड ऐसा उन्होंने एक नई चीज़ निकाली थी, नई तरीका निकाला था। हालांकि हमारे जो मूल ज्योतिष शास्त्र है उसी का एक भाग है वो, मगर उन्होंने अपनी तरह से स्वतंत्र रूप से रहा था। ऐसे नए सिद्धांतों का निर्माण भी करने की कोशिश करिए। सब तो नहीं कर सकेंगे, मगर जो भी कर सकते हैं तो कोई नया सिद्धांत इसमें से आता है कि जिसमें हम योग्य रूप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसका विचार करना बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात मुझे कहना है कि दिशा का महत्व बहुत होता है, डायरेक्शंस। तो दिशा के बारे में भी सोचिए कि दिशा का क्या योगदान होता है बड़े पैमाने पे, इसका भी अंतर्भाव इसमें करना जरूरी है। क्योंकि एक बार हमारे व्याख्यान में ही आया था कि दिशा का महत्व कैसा होता है, तो पश्चिम दिशा सबसे समृद्ध होती है। पश्चिम दिशा क्यों समृद्ध होती है? आप देखिए, हमेशा हम देखते हैं कि एक लेवल होता है। दुनिया में देखिए, दुनिया में कहा है पश्चिम राष्ट्र बहुत समृद्ध है। आप नीचे में आइए, भारतवर्ष में आइए, भारत का पश्चिम तट पूर्व तट से ज़्यादा समृद्ध है। आप नीचे में आइए और महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में भी वेस्टर्न एरिया इज़ मोर डेवलप्ड देन द ईस्टर्न वन। इफ़ यू कम टू नागपुर, पश्चिम नागपुर ज़्यादा विकसित है और ज़्यादा एडवांस्ड है पूर्व नागपुर की तुलना में। तो ये कहने का मतलब यहाँ जैसा पश्चिम का है तो दिशा का भी महत्व अपने जगह पे बहुत बड़ा है। तो इसका भी यदि कुछ अंतर्भाव होगा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं वैसा शुरू में ही बताया कि मैं इस क्षेत्र में अज्ञानी हूँ, मगर एक त्रयस्थ करके, एक सामाजिक करके जो मेरा अनुभव है वो, और एक शिक्षा के क्षेत्र का व्यक्ति करके मेरा जो अनुभव है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और एक मुझे हमेशा लगता है कि इसमें मार्केटिंग की बहुत आवश्यकता है। मार्केटिंग हमारा ज्योतिष शास्त्र का जो है वो सिस्टमैटिक रूप से होना थोड़ा ज़रूरी है। हम होते हैं क्योंकि लोग स्वयं रूप से आते हैं, मगर आने के बाद में उसका जो योग्य रीति से मार्केटिंग होना चाहिए वो आवश्यक है, वो करना चाहिए। मैंने जब वो कहा था आपको कि फीडबैक लेना चाहिए, उसमें हमको बाद में यदि पता चलता है कि हमारी गलतियाँ कुछ हुई थी, हमने बताया उसमें कुछ गलतियाँ हुई है, हमारे यदि समझ में आ गया तो उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात खरी है, किसी ने ज्योतिष शास्त्र पे अटैक किया तो काउंटर अटैक उतना ही जबरदस्त होना चाहिए। हमारे जब महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई थी ज्योतिष शास्त्र के खिलाफ, तब बहुत लोगों ने ज्योतिष शास्त्र के खिलाफ सरकार की दृष्टि से बात की थी। तब मैंने जयंत काय नाव त्यांचं आडनाव, नहीं आपले मैथमेटिशियन नारळीकर, जयंत नारळीकर जी इसके विरोधक थे। जयंत नारळीकर ने जो विरोध किया तब मैंने उनको एक खत लिखा था, और मैंने खत लिखा था एज ए वाइस चांसलर। मैंने ये लिखा था कि सर मैं आपसे सहमत हूँ कि ज्योतिष शास्त्र कोई मतलब नहीं रखता, मगर मेरी एक ही आपसे परीक्षा है कि आपने जब ज्योतिष शास्त्र पे आक्रमण किया तब ज्योतिष शास्त्र के मूल कौन से ग्रंथ पढ़े थे, इसकी मुझे सूचना दीजिए। जवाब नहीं आया, क्योंकि खुद पढ़ा ही नहीं है तो आपको क्रिटिसिज्म का अधिकार किसने दिया? तो इस तरह का हमेशा आप कभी भी अटैक को काउंटर अटैक करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जब तक हम बिखरे हुए थे तो काउंटर अटैक नहीं कर पाते थे। आज फॉर्चुनेटली आपने जो ये फॉर्म किया है स्त्रिक्सकंद एल्यूमिनी और एस्ट्रोलॉजर्स एसोसिएशन, नाउ इट इज़ अ पावरफुल ग्रुप, और इस ग्रुप ने हमेशा अटैक करना चाहिए। गलत चीज़ें पे, गलत बातों समाज से सहना नहीं चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि हमारी यदि गलतियाँ हमारे ख्याल में आ गई है तो निश्चित रूप से हताश मत होइए, अपना न्यूनगंड मत पालिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे भी गलतियाँ करने वाले बहुत है। डॉक्टर्स गलतियाँ करते हैं, रॉन्ग ऑपरेशंस के कारण लोग जाते हैं। हमने बहुत सारी केसेस ऐसी देखी है। यानी डॉक्टर हो गया, डिग्री मिल गई इसलिए परफेक्ट हुआ, ऐसी बात नहीं है। बाद में हवामान खाते, हमारा जो है ना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो जब बोलता है कि आज शाम को पानी आएगा तो पकड़ लीजिए कि 3 दिन में आएगा, और शायद आएगा भी नहीं। तो ये हमारा हवामान खाता है, और ये गवर्नमेंट पेड है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, ये इनके पास पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स है, सब कुछ है, फिर भी ये गलतियां कर बैठते हैं। न तो
जजेस भी बहुत बड़ी गलतियां करते, इसीलिए जजेस ने, नीचे वाले जजेस ने गलती की, इसलिए ऊपर वाला उसका डिसीजन फिर दिया है, बदल देता है, उससे ऊपर वाला और बदल देता है। तो इस तरह की वहाँ भी गलतियाँ होते रहती है। पॉलिटिशियंस तो करते ही है, बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारा सेफोलॉजिस्ट अपने आप को, यानी आपके इलेक्शन का परिणाम बताने वाले लोग इतना गलतियां करते हैं कि जब वो बोलते हैं कि इसको इतना बहुमत मिलेगा, वो बेचारा 2-4 उनकी जमानत जब्त होने की भी केसेस रहती है। तो इसलिए कोई निराश होने की जरूरत नहीं, शास्त्र है, इतना ही है कि आपको प्रामाणिक रहना है शास्त्र का, और अपने पे विश्वास, खुद पे विश्वास। यदि आपका अध्ययन सही है, आपका खुद पे विश्वास है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई आप नहीं डिग सकते हैं, और ज्योतिष शास्त्र अपने आप में आगे बढ़ते रहेगा। आखिरी का मैं मुद्दा लेता हूं और ये बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि आज तक ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति के स्वरूप में था, बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर्स आ गए। आजकल आपकी पत्रिका भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड रहती है, वो कंप्यूटर कर लेता है बहुत सारा काम। कंप्यूटर ज्योतिष भी बता देता है कई कई जगह पे, तो ये भी सब कुछ आज है। मगर अब उसका बड़ा भाई आ गया है, वो है AI। और आज AI जो है, वो AI आजकल बहुत एक चिंता का विषय है। एक मेटा AI है, सभी के कंप्यूटर मोबाइल्स में होगा मेटा AI जो बताता है। बाद में चैट GPT आ गया है, और बाद में ये सब और नए आएंगे। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो आज आपको ये हो सकता है कि वो आपकी पत्रिका भी बना देगा, आपका ये भविष्य भी बता देगा। आप बोलोगे कि ये सिस्टम से मुझे कृष्णमूर्ति सिस्टम से होना है, मुझे पारंपरिक सिस्टम से होना है, वो भी कर देगा, वो सब कुछ करेगा आजकल। और इसलिए हो सकता है कि एक तो ज्योतिष शास्त्र का इम्पोर्टेंस तो रहेगा, व्यक्ति का इम्पोर्टेंस कम होते रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है, और वो सही रहेगा ऐसा भी नहीं है। जो जिस किसी ने फीड किया होगा उसकी बुद्धि जैसी चली होगी उस तरह का रहेगा, फिर भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि किसी यंत्र के द्वारा आ रहा है, तो आप जो सुन रहा है उस तरह आएगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके तरफ है। तो मेरे इतना ही जाते जाते कहना है कि AI का है, उसके बारे में आप सतर्क रहिए, जो भी गलत होता है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, जो भी प्लेटफॉर्म पे प्रोटेस्ट करना है करिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रहा तो भी चिंता का विषय नहीं है, फिर जरूर इसको करना ज़रूरी है। और मैं आप आयोजकों के प्रति एक गुजारिश करता हूँ कि एक ही करिए कि जिस तरह से घर में तैयार होने वाला आयुर्वेद धीरे धीरे डिग्री के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों का एजुकेट करके एक सिस्टमैटिक पैथी के रूप में समाज में आया है, उसी तरह अभी अनायास आपके पास में डिग्रीज अवेलेबल है, डिस्टेंस एजुकेशन अवेलेबल है। आप कोई भी नौकरी करते हो, डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू। सो यू डू वन थिंग, that when you admit a particular individual in your stream, naturally he should have either a graduation degree or a post-graduation degree, of course. And if that is so, I think at least he will have basic qualification to deal with Jyotish Shastra and deal with his clients. तो इस तरह का जो सिचुएशन है ये आप देखिए। मगर मेरी एक इच्छा है कि अनायास पूरा समय अनुकूल है आपको, तो कहीं किसी दृष्टि से हमारा ज्योतिष शास्त्र किसी पहले जैसा हुआ करता था वैसा बदनाम ना हो, क्योंकि क्या है अधिक अच्छे लोग जो रहते हैं उनके कारण ये शास्त्र बदनाम होता है। तो ऐसे लोगों को रोकने की भी कोशिश आपको करनी चाहिए। और इसलिए जब आपके पास छात्र आएंगे उससे कमिटमेंट लीजिए कि नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन सिस्टमेटिकली यू विल नॉट डील विथ एनी ऑफ दी होरोस्कोप। ये यदि लेता है तो निश्चित रूप से जैसे इसमें भी शपथ रहती है, मेडिकल साइंस में भी शपथ रहती है छात्रों को, उसी तरह से शपथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने आपके विचार आपके सामने रखे। मुझे यही लगता है कि ये शास्त्र एक बहुत पवित्र शास्त्र है। आज के आने वाले समय में मानसिक रोगों जितने बड़े हैं उसके लिए एकमेव बहुत बड़ा ही उपचार है। इसको पाले रखिए, इसको विकसित करिए और समाज को आशीर्वाद दीजिए। आपका जो विषय है आज का कि मानव शास्त्र के लिए, तो निश्चित रूप से ये कार्य पूरा होगा। मुझे बुलाया इसलिए कृतज्ञता, धन्यवाद।